और आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत ही जानी मानी है। सौरभ जी, स्वागत करते हैं आपका। क्या कीजिएगा आजकल इस गिरावट में? देखिए, जो पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं वही करेंगे। कि जो विच इज दैट अच्छी कंपनीज पे निवेश करते रहेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और कोविड की जो लेटेस्ट लहर यूरोप से चल रही है उसको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फोकस करेंगे फंडामेंटल्स पे, फोकस करेंगे दुनिया भर में और इंडिया में जो जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है उसका फायदा उठाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट में जो डे टू डे खबर की जो लहर आती है, वो इंटरेस्ट रेट की बात हो या कोविड की बात हो, उसको उसको इन्वेस्टर इग्नोर करे और फंडामेंटल्स पे फोकस करके लॉन्ग टर्म निवेश करे। और वही सिलसिला आज भी जारी रखेंगे मार्सेलस में। जी, मुखर्जी साहब, इस बात को जरा और पैनी नज़र से देखते हैं। पूरे बाजार में सिर्फ और सिर्फ मायूसी है। फेड टेपर टेंट्रम की, घटती हुई लिक्विडिटी की, विदेशी मित्रों की बिकवाली की, चौतरफा बात हो रही है। आपके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजारों में 3 ऐसी पॉजिटिव चीजें जो आप देख रहे हैं और आप वहां पर पैसा भी डाल रहे हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए, पहली बात तो रहती है कि जब कभी भी इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी पकड़ एस्टैब्लिश करती है, इकोनॉमी सच में भागना शुरू करती है। ये लास्ट 20 साल के जितने भी आप इकोनॉमिक रिकवरी देखोगे, रिकवरी के पहले साल के अंत के आसपास एक रेट हाइक आती है और मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग आती है। उससे कुछ संकोच करने की बात नहीं है। जब वो पहली मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग आती है या सेंट्रल बैंक घोषणा करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करने वाले हैं, वो टिपिकली साइन होता है कि इकोनॉमिक रिकवरी का 1/3 हो चुका है, 2/3 आना बाकी है। सो अभी भी 2/3 ऑफ द रिकवरी हमारे आगे है और इसलिए अच्छे क्वालिटी लेंडर्स में, बिल्डिंग मटेरियल्स प्लेस में निवेश करना हमारे ख्याल से बिल्कुल लॉजिकल बैठता है। ये बार बार देख चुके हैं कि पहला 1/3 रिकवरी जब हो जाता है, सेंट्रल बैंक घोषणा करते हैं कि हम मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करने वाले हैं और मोटा मोटी वैसा एक दौर आ गया है। अभी भी 2/3 रिकवरी आगे है। दूसरी बात, फिस्कल बैलेंस, सरकार की फिस्कल अवस्था इंप्रूव होती है जब इकोनॉमिक रिकवरी पकड़ती है। जाहिर है टैक्स कलेक्शंस इंप्रूव होते हैं, इससे टैक्स कट्स की संभावना बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से बजट में कुछ हद तक मेरे ख्याल से लो इनकम अर्नर्स के लिए, गिवन दैट पॉलिटिकल साइकिल कहाँ पे पहुंच चुकी है, दो साल भारी इलेक्शन की साल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से लो इनकम अर्नर्स के लिए एक टैक्स कट की घोषणा की जाएगी और सरकार की अर्थव्यवस्था फिस्कल बैलेंस काफी अच्छी है। तो उसको ख्याल रखते हुए जो हमारा फेवरेट सेक्टर है, स्मॉल टिकट कंजम्पशन, एफएमसीजी, बिल्डिंग मटेरियल्स, वहां से भी लॉजिकल बनता है। और तीसरी चीज दुनिया भर में जो रिकवरी चल रही है उससे फॉर्चून 500 कंपनीज है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, आईटी में भारी खर्चा कर रहे हैं, डिजिटल पे भारी खर्चा कर रहे हैं और हमारे देश की जो मशहूर आईटी कंपनीज है वो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। सो हमारे पहला फाइनेंशियल्स के थीम में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, आवास फाइनेंस में निवेश कर रहे हैं। दूसरे थीम में बिल्डिंग मटेरियल्स के थीम में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पीडिलाइट, एस्ट्रल पॉली जैसे कंपनी में निवेश कर रहे हैं। और तीसरी थीम पे, आईटी के थीम पे, हम टीसीएस और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में निवेश कर रहे हैं। हमारे ख्याल से ऐसा सेंसिबल निवेश अगले 1-2-3 साल में हमारे क्लाइंट्स के लिए लाभदायक साबित होगा। सौरभ जी, अभी आपने अपनी प्रिफर्ड चॉइसेस में बजाज फाइनेंस का जिक्र किया और हमने देखा है कि इंडेक्सेस जब भी ऑल टाइम हाई पे जाते हैं, ये B2 जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी, अगर आप देखें, वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। स्पेशली ये दौर अगर आप देखें 2020-21 का, अभी आरबीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया कि एनबीएफसीज को भी, अगर आप देखें, पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे के अंदर लेके आने की बात कही। इससे जो स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज हैं और स्ट्रॉन्ग होंगी और जो थोड़ी सी, अगर आप देखें, वीक एनबीएफसीज थी वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगी, उनको अपनी कार्यप्रणाली को और अच्छा करना पड़ेगा। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? स्पेशली स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज पर आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, एनबीएफसी सेक्टर में काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ कि जबरदस्त कंसोलिडेशन होगी,
इवन अमंग्स द टॉप 30 एनबीएफसी, इंडिया के चोटी के टॉप 30 एनबीएफसीज काफी सारे हैं जिनकी गवर्नेंस, जिनकी अकाउंटिंग, जिनकी रिस्क मैनेजमेंट अप टू वर्ल्ड क्लास नहीं है। और वहां पे कुछ बर्बाद हो चुके हैं, कुछ टॉप 30 एनबीएफसी में कुछ बर्बाद हो चुके हैं, कुछ की बर्बादी अगले 1-2 साल में आएगी। इससे जो बिल्कुल चोटी के 4-5 अच्छे एनबीएफसी उनको बहुत फायदा रहेगा, राइट। और हमारे पोर्टफोलियो में जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बजाज फाइनेंस है, आवास फाइनेंसियर्स है, हमारे पोर्टफोलियो में चोलामंडलम भी है। चोटी के जो एनबीएफसी उनको फायदा रहेगा, मार्केट शेयर कंसोलिडेशन का एक माहौल बनेगा। आज ही अखबार में मैं सुबह पढ़ रहा था, एक मशहूर एनबीएफसी बेसिकली अपने आप को सेल पे घोषित कर रही है। आईएलएफएस का स्टोरी तो सब जानते ही हैं। 4-5 महीने पहले और एक मशहूर एनबीएफसी का आरबीआई के साथ काफी बड़ा इशू बन गया है। सो एनबीएफसी सेक्टर में काफी सालों से एक प्रक्रिया चल रही है कंसोलिडेशन की। वो प्रक्रिया और पेस पकड़ेगी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल टाइटन होता है, कमजोर एनबीएफसीज बिकेंगी या बंद हो जाएंगी, और इससे टॉप एनबीएफसीज जैसे कि बजाज फाइनेंस, जैसे कि चोलामंडलम, उनको फायदा रहेगा। सौरभ जी, एक और चीज़, मैं एफएमसीजी पे आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। यहाँ पर बाजार की सेलिंग से कहीं ज़्यादा सेलिंग इस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं। इस बार बाजार का रिएक्शन बहुत नेगेटिव है। जो भी अगर आप देखें क्वार्टरली अपडेट्स में और क्वार्टरली नंबर्स में इन्होंने अपने वॉल्यूम्स की फिगर देखी, उसके बाद आपका झुकाव इन प्राइसेस पे, जस्ट पुटिंग इन सेंस ऑफ एचयूएल, लगभग 20% साफ हो गया, 22-25% साफ हो गया हाथ से। आपका झुकाव है क्या इन प्राइसेस पे सर एफएमसीजी की तरफ? देखिए, एचयूएल में हमने काफी सालों से निवेश नहीं किया है। जहाँ पे कोर एफएमसीजी की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल्स की बात नहीं कर रहा, अगर कोर एफएमसीजी की बात करें, हमारा स्मॉल कैप में अमृतांजन में एक्सपोजर है और हमारा लार्ज कैप्स में नेस्ले में काफी बड़ा होल्डिंग है। अमृतांजन का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। पेन रिलीफ सेगमेंट में अमृतांजन साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हावी है, और सैनिटरी नैपकिन्स में उसने अच्छा बिजनेस बनाया है। तो वहाँ पे हम निवेश बढ़ाए जा रहे हैं अमृतांजन में। और जहाँ तक बात रहती है नेस्ले की, हमारे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में है। लास्ट 5 साल में 30% पैट कंपाउंडिंग रहा है, ईपीएस कंपाउंडिंग रहा है। भारी पैमाने पे नेस्ले इन्वेस्ट कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है, मिल्क पाउडर प्लांट सेटअप कर रहा है, कंट्री में नई फैक्ट्रीज लगा रहा है, और नेस्ले पे भी हमारी निवेश बढ़ती रहती है ऑन अ वीकली बेसिस। मुखर्जी साहब, ये जो अमृतांजन का बाम है ना, इसकी आवश्यकता बाजार को बहुत जरूरी है। अब आपके सामने लगभग 400 पॉइंट का कट निफ्टी पर आता हुआ दिखता है। 16,600 समाप्त होता हुआ, और बेयर्स के कब्जे में 1313 अंक का कट। एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। 34,300 आपके सामने बेयर्स ले जाते हुए अपने पाले में। मुखर्जी साहब, जो आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है, आपने अपनी आंखें बिल्कुल बंद की हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की गिरावट पर, और आप सिर्फ उन्हीं पर निशाना लगा रहे हैं स्टॉक्स पर जो आपके पोर्टफोलियो में हैं। यह भी एक ऐसा मंजर है जहां पर आप खरीदारी की चेष्टा करना चाह रहे थे उन काउंटर्स पर जो बहुत महंगे थे। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में ना हो लेकिन आपकी रडार पर अब आ गए हो क्योंकि गिरावट बढ़ी है। देखिए, हमारा जो काम है, हम अपने पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ काफी गहरी समझ बनाने की चेष्टा करते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनके डीलर से बात करते रहते हैं, और प्लस हमारे क्लाइंट बेस में करीबन हिंदुस्तान के 1000 बिजनेस ओनर्स या सीईओज हैं, तो उनसे भी बात करते रहते हैं। हमारे पास जो पिक्चर, जो छवि हमारे पास आ रही है कि जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी अंडर वे है, नॉट ओनली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आज के कंपैरिजन में 2 साल पहले की भी बात करें तो इकोनॉमिक रिकवरी काफी दम पकड़ रही है। सो अगर आप एक नई सेक्टर की बात करें, कैपिटल गुड्स में हम और अपना पार्टिसिपेशन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और एक्सपोजर ढूंढ रहे हैं कैपिटल गुड्स में। अब तक ग्राइंडवेल नॉर्टन में एक पोजीशन बनाई है, जिसको शायद और आगे बढ़ाएं, पोजीशन को आगे बढ़ाने की चेष्टा रहेगी हमारी। और कैपिटल गुड्स में दूसरे कंपनीज की तलाश है हमारे रिसर्च टीम को। तो कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें तो आप अपना जो एक्सपोजर है वो बढ़ा रहे हैं। और याद रखिएगा, सौरभ जी की टिप्पणी इसलिए भी काफ़ी खास हो जाती है क्योंकि बजट जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में कैपिटल गुड्स पर आपने अभी सौरभ जी को सुना भी। सौरभ जी, ये फार्मा में कोई आपका इंटरेस्ट है इस प्राइसेस में सर अभी यहाँ पर, या फिर नहीं? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी सालों से जो दो बड़े फार्मा स्टॉक्स हैं वो हैं डिवीज लैब और एबॉट लैब्स।
दोनों में पोजीशन बरकरार है। इनफैक्ट शायद अगले 2-3 हफ्ते में थोड़ा पोजीशन बढ़ाए भी इन दोनों स्टॉक्स में। सो एबॉट लैब्स एंड फार्मा लैब्स दोनों कंपनीज में हमारे रिसर्च टीम के मुताबिक बढ़िया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, दमदार पोजीशन है। एबॉट का डोमेस्टिक फ्रेंचाइज है, डिवीज लैब का एपीआई और क्रैम्स का फ्रेंचाइज है, ग्लोबल फ्रेंचाइज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बरकरार, 40-45% की रिटर्न ऑन कैपिटल, दमदार री इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में 20-25% से देयरफॉर धंधा बनाने की पूरी उम्मीद है हमारी। इन दोनों कंपनीज के तरफ से 20-25% से धंधा ग्रो करने की पूरी उम्मीद है। और जैसे मैं बोल रहा था, फंडामेंटली ओरिएंटेड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट के डे टू डे उतार चढ़ाव पे ध्यान नहीं देते। ये जो हम बिल्कुल एक ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को, कई काउंटर्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, कुछ जो बड़े जाने माने बैंक थे वहाँ पर खासी बिकवाली आती हुई, आपको क्या लगता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्यों बिगड़ा? देखिए, इन्वेस्टर सेंटिमेंट बिगड़ने की बात जब करने से पहले इतना ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट YOY अगर हम 12 महीने की बात करें, निफ्टी कुछ 21% ऊपर है। आज के करेक्शन के बाद भी निफ्टी कुछ 21% ऊपर है, सेंसेक्स भी कुछ 19-20% ऊपर है। तो लोगों ने कमाई की है, BSE 500 तक 26% ऊपर है, तो लोगों ने कमाई की है। जाहिर है थोड़ा सा डर लग रहा है लोगों को कि कोविड की तीसरी लहर आएगी या नहीं, फेडरल रिजर्व किस पैमाने पे टाइटन करेगा। और जो मेरा जो तजुर्बा रहा है कि इस प्रकार को जो फियर साइकोसिस बनता है कभी कभी कमाई के बाद इंसान थोड़ा डर जाता है। ये जो फियर साइकोसिस बनता है उसकी कुछ खास फंडामेंटल ओरिएंटेशन रहती नहीं है। एक हवा की लहर से लोग सोचते हैं कि जिस तरफ हवा की लहर जा रही है उस तरफ हम चलते हैं, और हम जैसे निवेशकों के लिए वो बहुत बढ़िया माहौल बनाता है। ऐसा एक हवा, जब डर का माहौल बनता है, हम जैसे निवेशकों के लिए बहुत अच्छा टाइम बन जाता है कि अच्छी कंपनीज की खरीदारी हम उतनी ही प्रोएक्टिवली करें। मुखर्जी साहब, वैसे तो आप सिर्फ और सिर्फ केंद्रित हैं अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स पर, मेरे ख्याल से वो 35 के करीब होंगे जो 3 या 4 अलग अलग पोर्टफोलियोज में जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि कौन सा एक ऐसा संकेत होगा ब्रॉडर मार्केट्स में जो आप देखेंगे कि जो सेलिंग प्रेशर है वो अबेट हो गया और सेलिंग क्लाइमैक्स आपके सामने है? क्या वो सेलिंग क्लाइमैक्स आज है? 1400 अंक आपको बैंक निफ्टी करेक्ट करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मार्केट से क्या संकेत आएगी रादर देन फंडामेंटल से, मार्केट से सबसे ऑब्वियस संकेत आएगी कि एफआईआई बाइंग रीस्टार्ट होने की। मेरे ख्याल से विदेशी निवेशक रीस्टार्ट तब करेगा जब उसको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा फेडरल रिजर्व के इंटेंशंस क्या। आज तक जो नजर आ रहा है, फेडरल रिजर्व ने बोला है मार्च अप्रैल में उनका पहला रेट हाइक आएगा, एंड शायद उसी वजह से कुछ हद तक विदेशी निवेशक डरे हैं। जहां तक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, विदेशी निवेशक की जो इंडिया के ऊपर मेंटालिटी है काफी प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव है, और मेरी उम्मीद है कि अर्ली न्यू ईयर में, नए साल के पहले 2-3 हफ्ते में विदेशी निवेशक वापस आएंगे, और वैसा होगा तो मार्केट का मूड म्यूजिक भी इंडिया में बदल जाएगा। आप मंझधार में छोड़ के जा रहे हैं मुखर्जी साहब निवेशकों को 20 दिसंबर से 15 जनवरी तक। हाँ जी सर, तो निवेश करने का मतलब तो यही होता है ना कि कभी कभी मार्केट आपको डराएगी और आपके कैरेक्टर को टेस्ट करेगी, आपके रिसर्च को टेस्ट करेगी, आपकी समझ को टेस्ट करेगी। अगर मार्केट हर रोज बढ़ता रहता तो शायद हम जैसे लोगों की कोई नौकरी नहीं होती। मुखर्जी साहब, आप कहाँ नौकरी करते हैं? आप तो हजारों करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं आजकल, और जैसे जैसे आप आए, देखिए 2000 पॉइंट का कट ऑल टाइम हाई से आपने निफ्टी में अब आते हुए दिखा है। 16,604 जाता हुआ 18,604 ऑल टाइम हाई आपके सामने निफ्टी में मध्य अक्टूबर में लगता हुआ दिखा था। मुखर्जी साहब, एक प्रश्न और, सबसे पहला रिवर्सल अगर हम लोग देखें 15 जनवरी को या 10 जनवरी को, कौन से सेक्टर में आता हुआ दिखता है आपको? नहीं, लॉजिकल है हाई क्वालिटी बैंक्स, बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेंथ पकड़ रही है, क्रेडिट क्वालिटी इश्यूज काफी हद तक अबेट हो चुके हैं। जैसे आप बोले जा रहे हो, अच्छी क्वालिटी बैंक्स की शेयर प्राइस की पिटाई हो चुकी है। सो जाहिर है ऐसे माहौल में सबसे अर्ली रिवर्सल दिखेगा हाई क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की शेयर प्राइसेस में। जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस दौरान लोगों को ढाढ़स बंधाया, और खासकर ये बताया कौन कौन से काउंटर्स पर आप फिलहाल बॉटम फिशिंग करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाते जाते
हाँ जी। सिर्फ 2 लाइनों में बताइए कि क्या करना चाहिए फिलहाल रिटेल निवेशक को। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस महीने डीमैट खोले हैं और वो आपकी आवाज, आपके तजुर्बे और आपके एक्सपीरियंस पर कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए, जो इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे निवेश कीजिए और इस रिकवरी का फायदा उठाइए। रिकवरी 2 साल शायद 3 साल चलेगा। आज डर के मार्केट से भाग जाना बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। पैसा कमाइए इस स्टॉक मार्केट रिकवरी में अच्छे निवेश के थ्रू। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नए साल की, क्रिसमस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम लोगों ने ये बुरा समय पिछले 2.5 महीने आते हुए देखा है, मैं उम्मीद करता हूं जल्द ये जो गहराते हुए बादल हैं ये छटते हुए दिखेंगे और वापस तेज़ी का सूरज आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर और ख़ासकर आपके पीएमएस पोर्टफोलियो पर चमकता हुआ दिखेगा। आपकी टीम को, आपको और आपके निवेशकों को नए साल और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज के दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट ऑफ लक। जी, धन्यवाद। चलिए।